गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर आपको मंजरीम का ही वीरों का कैसा हो बसंत के अगले पैराग्राफ को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ा दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीरों का कैसा हो बसंत की राइटर का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसमें हमने इसके पहले आपको 2 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था, 2 नहीं 3। हम एक बार फिर इन तीनों पैराग्राफ को समझाएंगे, फिर अगले पैराग्राफ को हम आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके पास तो बुक होगी, आप लोगों ने घर में इसे पढ़ा भी होगा। तो चलिए हम फिर इसको एक बार फिर से समझाते हैं, समझाने के साथ ही अगला बताते हैं, अगले पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड मीनिंग बेटा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा। तैयार करने का मतलब कि हर वर्ड की मीनिंग क्लियरली समझ लीजिएगा। तो चलिए अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। तो चलें बेटा फिर से हम स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से, ताकि आपको जो आप भूल चुके होंगे वीडियो देख लेंगे तो फिर याद हो जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं। आ रही हिमाचल से पुकार है उदध ही गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, कह रहे हैं इसमें लेखिका कह रही हैं कि हिमाचल हिमालय क्या कर रहा है, पुकार रहा है अर्थात बुला रहा है। उदधि का मतलब मैंने आपको बताया ना, समुद्र, सागर बार बार गरज रहा है। पूरब प्राची, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशाओं का मतलब 10 दिशाएं क्या कर रही हैं, पूछ रहे हैं, बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सब यही बार बार पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुँचा अनंग, वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। लेखिका कह रही हैं कि फूली सरसों अर्थात खेतों में सरसों क्या कर रही है, लहलहाने लगी है। फसल कैसी हो गई है सरसों की, चारों तरफ फसलें लहलहाने लगी हैं। वीरों के जीवन में भी रंग भर गए हैं। मधु लेकर आप पहुँचा अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव। कह रहा है वसुधा पुलकित अंग अंग, आसमान में कैसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। पुष्प रस लेकर अनंग कामदेव आ गए हैं। बसंत के रंगों में, कैसे, बसंत के रंगों में धरती क्या बन गई है, धरती दुल्हन की तरह से सज गई है। यानी धरती का अंग अंग प्रसन्नता से भर गया है, पुलकित हो गया है वीर वेश में किंतु कंत, परंतु कह रही है लेखिका, परंतु उसका कंत यानी पति प्रिय वीर के वेश में, वेशभूषा में कहाँ है, युद्ध के लिए, युद्ध में जाने के लिए तैयार खड़ा है। वीरों का कैसा हो बसंत, और यही प्रश्न बार बार पूछती हैं कि आखिर वीरों का बसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ फिर लेखिका पूछ रहे हैं, मारू एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, एक प्रकार का बाजा होता है, जब युद्ध में जाने के समय उसे बजाया जाता है। भर रही कोकिला इधर तान, कवित्री कह रही हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा, कब आएगा, जब चारों तरफ शांति होगी और सभी लोग उस खुशियों को मना पाएंगे। कोयल क्या कर रही है, उधर तान भर रही है, आवाज़ दे रही है। मारू बाजे पर उधर गान, परंतु उधर जो बाजे बजाए जा रहे हैं किस लिए, युद्ध में जाने के लिए। अर्थात कह रहे हैं कि उनका जो बसंत में कोयल कूक रही है और युद्ध के मैदान में गाजे बाजे जो हैं, नगाड़े वो बज रहे हैं। है रंग और रण का विधान, इधर रंग है, कह रहे हैं वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ ऐसा ही है। इधर बसंत है और इधर युद्ध की तैयारी है। मिलने आए हैं आदि अंत,
क्या कह रहा है? आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त। यहाँ पे आदि अंत का जो मतलब निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिया गया है मृत्यु और जीवन से, जन्म और मरण से। मिलने आए हैं आदि अंत, अर्थात कि व्यक्ति जब, जो भी वीर है वो जब युद्ध में जाएगा तो दो ही चीज़ें हासिल होंगी, या तो उसे जीवन प्राप्त होगा या फिर उसे मृत्यु प्राप्त होगी। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह से है। कैसा? कि वीर जब युद्ध में मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत का मतलब होता है कि शुरू और अंत नहीं जानते कि उन्हें जीवन मिलेगा या उन्हें मृत्यु मिलेगी, और इन दोनों को वो क्या करते हैं? अपने हाथ पर, अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, और पराजय मिली तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। इसलिए कवित्री फिर वही प्रश्न दोहराती हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। ये तीनों पैराग्राफ क्लियर हो गया बेटा? अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ाते हैं। गल बाह्यू हो या हो कृपाण। कृपाण का मतलब होता है एक प्रकार का तलवार या कटार समझ सकते हैं। गल बाह्य हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कृपाण का मतलब होता है तलवार, ज्वलंत मतलब जल रहा हुआ। गलबाहें का मतलब होता है गले में बाहों का हार। कृपाण मतलब तलवार। धनुष बाण का मतलब आपको पता है, रस विलास, रस में भीगा हुआ, ठीक है। या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। दुरंत का मतलब है कि बहुत गंभीर, वीरों का कैसा हो बसंत। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। गल बाहें हो या कृपाण, कह रहा है, कवित्री कह रही है, एक तरफ वीर कैसे हैं? अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दिख रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं, पूरी चीज़ तरह से तैयार होते हैं तभी तो वो युद्ध के लिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ उनके गले में क्या है? उनकी प्रिया अर्थात पत्नी के बाहों का हार देखते हैं। एक तरफ वो युद्ध के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और दूसरी तरफ उनकी प्रिया अर्थात उनके पत्नी के बाहों का हार भी देखते हैं। चल चितवन हो या धनुषवाण, वे क्या कर रहे हैं? दोनों को एक साथ रखकर पूछते हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण को चुने, कृपाण मतलब तलवार को चुने, या फिर अपनी प्रिया के बाहों का हार चुने। जो सैनिक हैं, जो वीर योद्धा हैं, वो जब युद्ध में जा रहे हैं तो उन्हें इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना है, या तो वो अपनी प्रिया के बाहों का हार देखें और या फिर वो धनुष बाण से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में जाएं, ठीक है। चल चितवन हो या धनुष बाण, या तो वो धनुष बाण लेके जाएं या फिर अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के बाहों को ही देखें, ठीक है। हो रस विलास या दलित त्राण, कह रहे हैं या तो रस में भीगा हुआ हो, धनुष बाण संभाले प्रिया के नैनों के बाण से वो विलास में जीवन को, विलास में जीवन का रस विलास, या दलित त्राण, या तो वो रस विलास जीवन को देखें जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण है। किससे? प्रेम और सुख से। या फिर वो क्या करें? दलित त्राण, दलित मतलब जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए वो क्या करें? युद्ध करें, ठीक है। अब यही समस्या है दुरंत, कह रहे हैं कि युद्ध में सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि उन दोनों में से उन्हें क्या चुनना है? प्रेम विलास सुखपूर्वक जीवन को देखना है, या जो लोग किसी के अन्याय में दबे हुए हैं, कुचले हुए लोगों को आज़ाद कराना है, ठीक है। अब यही समस्या है दुरंत, कह रही हैं लेखिका, सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इन सब सुख दुख के बीच वीरों का वसंत कैसा हो, ठीक है बेटा। एक बार फिर आप इसको समझने की कोशिश करिए, हम एक बार और इसको समझा देते हैं बेटा। गल बाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कह रही हैं कि एक तरफ वीरों को कैसे देख रही हैं कवित्री कि वो बाणों अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मतलब
तैयार देख रही हैं। तो दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है उनको कि उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों का हार देख रही हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ रहकर, मतलब उनकी पत्नी और युद्ध भूमि को एक साथ रहकर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले या तो धनुष बाण चुने, या तो धनुष बाण को देखें, या फिर अपनी प्रिया की बाहों का हार देखें। चल चितवन का मतलब होता है प्रिया के नयन के बाण। वे हो रस विलास या दलित त्राण। कह रही है या तो वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से भरा हुआ है उसको चुन लें, या दलित त्राण, या फिर दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। दोनों में से एक ही चीज़ उन्हें मिलने वाला है। अब यही समस्या है दुरंत। दुरंत मतलब बहुत ही गंभीर समस्या यही है। कह रही है सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इन सब सुख और दुख के बीच वीरों का वसंत कैसा हो। ठीक है बेटा। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। लंके आपको पता है, अगर आप लोगों ने सीरियल या सुना भी होगा, सीरियल भी देखा होगा, लंका। ठीक है, लंका नाम जानते हैं ना, जहाँ राम और रावण का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बारे में भी आप जानते होंगे। इन दोनों का नाम लिया गया है तो जाहिर सी बात है कवित्री कुछ तो सोच के इन दोनों के नामों को यहाँ पे रखा गया है। कह दे अतीत, अतीत के बारे में बात कर रही हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, मौन मतलब खामोशी को कह रही हैं लेखिका कि अपनी खामोशी को त्याग दे। लंके तुझमें क्यों लगी आग, और हे लंका तुम ये बता दो कि तुम में आग क्यों लगी थी। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध हुआ था अब जाग, और बतला अपने अनुभव अनंत, क्योंकि यहाँ इन दोनों जगहों पे युद्ध हुआ था और इनके पास बहुत सारे उस युद्ध में क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ इन सब चीज़ों का उनके पास अनुभव है। लेखिका कहती है कि जागो और बताओ अपने अनुभव जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतने अनंत है कि वीरों का वसंत कैसा हो। फिर से इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। कवित्री कहना चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई पता चल जाए कि युद्ध में आखिर होता क्या है। हे अतीत, हे अतीत अब तुम अपनी चुप्पी, अपनी मौन को तोड़ दो। युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का कभी भला होता है? किसी भी युद्ध से कभी किसी का भला हुआ है? जीतने वाला हारने वाला दोनों ही कैसे रह जाते हैं बेटा? दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी? इस प्रश्न पर हमें एक विचार करना चाहिए कि लंका में आखिर आग क्यों लगी थी? युद्ध हुआ था ना, क्यों लगी थी? कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर बार बार कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो अपने अनंत अनुभव को बतला सके कि दुनिया को युद्ध के संकट से हमें कैसे बचाना चाहिए। क्योंकि युद्ध होता है तो विनाश तो दोनों तरफ से होता है, जीतने वाले की तरफ से भी और हारने वाले की तरफ से भी। इसलिए यहाँ लंका और कुरुक्षेत्र को पूछा गया है, बार बार यहाँ पे नाम आया है कि ये दोनों अपना अनुभव बताएं कि युद्ध से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी का नाम सुना होगा बेटा आपने हिस्ट्री में। हल्दी घाटी में किसके किसके साथ कब कब युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के शिलाखंड, शिला मतलब पत्थरों के, खंड मतलब टुकड़े। हल्दी घाटी में जो पत्थरों के टुकड़े हैं। ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, लेखिका कहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल क्या बना है? हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों पे आह्वान किया जाए। आह्वान किया जाए मतलब बुलाया जाए, और देश के गौरव। यहाँ राणा और नाना दो शब्द लिया गया है। राणा का मतलब होता है महाराणा प्रताप, और नाना का मतलब किससे लिया जा रहा है? नाना साहब से। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड,
कह रही है कवित्री कि युद्ध और वीरता के मिसाल हल्दी घाटी और सिंहगढ़ जैसे किले जैसे स्थानों का आह्वान किया गया और देश के गौरव महाराणा प्रताप और नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों का मतलब होता है याद करना। ठीक है, स्मृतियां जो याद आ जाती हैं कि वो क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया था। स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, जो बीत चुका है उसे फिर से जगा दिया जाए और यह जानना है कि उनकी स्मृतियों को जब जगा दे ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पे कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो जाए। किसके माध्यम से? महाराणा प्रताप के माध्यम से और नाना साहब के माध्यम से, कि आखिर वीरों का वसंत कैसा हो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही वसंत है? क्या युद्ध में वीर जो शहीद हो जाते हैं वही उनका वसंत है? वीरों का कैसा हो वसंत? वीरों का कैसा हो वसंत? भूषण अथवा कवि छंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतलावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत। लेखिका कह रही हैं कि अब कवि भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे। इन लोगों के छंद में इतना जोश होता था, इतनी स्वच्छंदता होती थी कि वो अपने छंदों के माध्यम से एक जोश पैदा कर देते थे उस समय के नौजवानों में। बिजली भर दे वह छंद नहीं, ऐसा अब कोई छंद नहीं लिखा जाता जो एक जोश पैदा कर दे, एक बिजली जैसी तेज पैदा कर दे। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, कह रहे हैं कि कलम अब कैसी हुई है? बंधी हुई है। कलम बंधने का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ को एक बाउंडेड की होके उसे लिखना। इस समय के कवि किस समय के? ये आज़ादी के पहले की बात की जा रही है, मतलब हमारा देश जब गुलाम था उस समय हम आज़ादी से भी कुछ नहीं बोल सकते थे। हमारी जो मन हो वो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम उस समय गुलाम थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद की लिखी हुई किताब थी सोजे वतन, जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी थी, कुछ उन्होंने ऐसा लिखा था आज़ादी को लेके जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया था, तो उन लोगों ने उस समय लिखी हुई उस किताब को जब्त कर लिया था, मतलब उसकी पब्लिसिटी नहीं होने दी थी। तो यहाँ पे लेखिका के कहने का मतलब है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। कलम कैसी है? बंधी हुई है, आज़ाद नहीं है। फिर हमें बतावे कौन हंत। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि फिर हमें कौन बतलाएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार हम आपको फिर से यहाँ से रिपीट कर देते हैं, आप इसको ध्यान से फिर समझ लीजिए। गल बाहें हो या हो कृपाल, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कह रही हैं कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं, कवित्री कैसे देखती हैं? वीरों को अस्त्र शस्त्र के साथ देखती हैं, और दूसरी तरफ वो क्या देखती हैं कि उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों के हार हैं, गल बाहें, उनके गले में उनके प्रिया के बाहों का हार है। ये दोनों एक साथ रखकर कवित्री पूछती हैं, इन दोनों को एक साथ रखकर कवित्री पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या अपनी प्रिया के बाहों के हार को देखें। वे धनुष बाण संभालें या प्रिया के नैनों के बाण। वे विलास में जीवन, कैसा जीवन? रस विलास, विलास में जीवन को क्या देखना चाहिए? वो विलास में जीवन जो प्रेम और सुख से भरा हुआ परिपूर्ण है। किससे? प्रेम और सुख से, उसका चुनाव करें, या जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने दबा रखा है, उन दबे कुचले लोगों के लिए युद्ध करें। ठीक है, अब यही समस्या है दुरंत, अब यही एक अति गंभीर समस्या है कि हम इन दोनों में से किस चीज़ का चुनाव करें, अर्थात हम का मतलब वीर उस समय इन दोनों में से किस चीज़ का चुनाव करें। फिर वही लेखिका पूछती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। ठीक है, इन सब सुख और दुख के बीच वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग,
ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहना चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई का पता चलना चाहिए कि आखिर युद्ध जब होता है तो उससे कितना विनाश होता है और क्या होता है। ठीक है। अतः हे अतीत अब अपनी चुप्पी, अपनी मौन को तोड़ दो। तोड़ने के लिए कहती हैं, किससे? अतीत से अपने मौन को। कौन कहता है? कवित्री कहती हैं। लंके तुझमें क्यों लगी आग, कह रही हैं कि युद्ध से किसी का भला तो नहीं होता। हे लंका, तुझमें क्यों आग लगी थी, ये बताओ। यहाँ एक युद्ध हुआ था जिसमें सब कुछ समाप्त हो गया था। तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कह रही हैं कि लंका में आग क्यों लगी थी। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए हमें। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है। कुरुक्षेत्र को किस लिए कह रही है कि अब जगो और बताओ। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो अपने अनुभव जो उस पर बीता था, कुरुक्षेत्र में कितने युद्ध हुए थे और युद्ध में कितना विनाश हुआ था, उस अपने अनंत अनुभव को बताने के लिए कहा जा रहा है कि दुनिया को युद्ध के संकट से बचा लें। और कह रही है कि बताइए वीरों का बसंत कैसा हो। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। कह रही हैं कि हल्दी घाटी, कवित्री कहना चाहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने। युद्ध और वीरता की मिसाल कौन कौन से बने थे? हल्दी घाटी और सिंहगढ़। मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों को आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप और नाना साहब, कह रही हैं नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत जो उनकी स्मृतियां, जो उनकी यादें हैं, उसको क्या करना चाहिए? फिर से जगा देना चाहिए ताकि देश के नौजवानों को, उस समय के आज़ादी के पहले देश के नौजवानों को पता चले कि अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। किसको किसको देखकर? महाराणा प्रताप को और नाना साहब को देखकर उन्हें अपने देश पे कुर्बान होने का एक नया जज्बा पैदा हो। ठीक है। कह रही है कि आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उनका कहना है कि क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका बसंत होता है? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही वीरों का बसंत है? ऐसा नहीं। कवित्री फिर बताना चाहती है कि अतीत में युद्ध हो चुके हैं उनका सच बताते हुए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम मतलब जो ये गुलामी के समय की बात है ना, नरसंहार जो हुआ, जो युद्ध में नरसंहार हुआ था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री हंत मतलब दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल देते थे। आज कवियों की कलम स्वच्छंद मतलब आज़ाद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। बेटा, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग हम आपको भेज देंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी बेटा कि आप कोशिश करिएगा इसको ढूंढने की और हमें बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको इसका आंसर भेज देंगे, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करिएगा। 1857 की क्रांति के जो मुख्य केंद्र थे कौन कौन से? दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ। 1 2 3 4 5 इन 5 ही जगहों के बारे में पूछ रहा है। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नाम की सूची बनाइए। आप इन 5 जगहों पे बताइएगा कि इसमें अगुवाई, नेतृत्व मतलब हेड कौन थे जो इन जगहों पर स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के लिए आगे खड़े थे। इसमें से झांसी का तो आपको पता ही होगा, महारानी लक्ष्मीबाई। अब आपको पता करना है कि दिल्ली, मेरठ और कानपुर, लखनऊ में कौन इनकी अगुवाई कर रहा था। 1857 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी।
उसमें आया है 1857 का जिक्र। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो झांसी की रानी ने झांसी का नेतृत्व किया था। कब? 1857 में अंग्रेजों से युद्ध के लिए। बेटा हमने इन सब का PDF भी आपको भेज दिया है। हमें पूरा यकीन है कि आप इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों पैराग्राफ बेटा आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाकी जैसे हम भेजेंगे आपको इन सब का अर्थ लिख के, ये तीनों कॉपी पे लिखना है, बाकी सब नहीं, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पैरा है। कॉपी में बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ 1 2 और 3 इन तीनों पैराग्राफ को आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा और डेकोरेट भी कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी सब का हम अर्थ आपको PDF के थ्रू भेज दे रहे हैं। आप इसे अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा? थैंक यू।